हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 और हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हमारे अतीत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, चैप्टर 1 है। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है यहाँ क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक लड़की है, क्या है पढ़ लेते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ठीक है, कैसे पता लगाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जान सकता है ना। तो कैसे हम लोग जानते हैं पुरानी बातों को, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट है। क्या है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हाँ, हम आखेट को मीन्स होता है शिकार जो करते हैं उनको बोलते हैं। पशुपाल को जो पशु को पालते हैं। कृषि को जो किसान वगैरह हैं। शासक को जो शासन करते हैं। व्यापारी, पुरोहित बोलते हैं पूजा पाठ कराने वाले को। शिल्पकारों जैसे कोई रचना करते हैं उनको शिल्पकार बोलते हैं। कलाकार हो गया, संगीतकारों, वैज्ञानिकों, इन सब के जीवन के बारे में जो मतलब जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानी सुनते थे, कैसा नाटक देखते थे, कैसे गाने गाते थे। मतलब ये सब बातें हम जानते हैं। ठीक है, और कैसे जानते हैं ये भी एक बड़ी बात है। लोग कहाँ रहते थे, तो इसमें है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो खैर हम लोग वो देखेंगे, इमेज को नीचे देखेंगे होगा वहाँ पे। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पे बहुत लाखों वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि वो नर्मदा तट है तो नदी के किनारे है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे पेड़ पौधे जंगल रहे होंगे। और उन जंगलों में जो बार बार जो आसपास रहते हैं उन्हें आइडियाज़ हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज़, कौन सा फ्रूट्स है, कौन सा फल है, कैसे अनाज होंगे, कैसे खाना होगा। और उन सब को वो संग्राहक थे। संग्राहक मीन्स एक जगह कलेक्ट करके कोई भी चीज़ को रखने वाले संग्राहक कहलाते हैं। ठीक है, तो संग्राहक थे वो लोग। अपने भोजन के लिए वे जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी कि वो फल को तोड़ के रखते थे, बहुत सारे जिनके रूट्स खाए जाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली वगैरह है ना, इन सब को वो एकत्र करके रख लेते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब जानवर का शिकार किया करते थे। ठीक है, अब है यहाँ पे, तो ये हम लोग देख रहे थे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी यहाँ है, देखिए आप, यहाँ है ना, यहाँ दिख रहा है विंध्य पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी, सोन नदी एमपी से आती है, पता ही होगी। तो नर्मदा नदी हमारी हो गई कहाँ पे, एमपी में। ठीक है, ये इमेज है इंडिया का। अब चलिए यहाँ पे क्या था, अब है यहाँ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ये रही सुलेमान पहाड़ी, यहाँ दिखी। किरथर पहाड़ी यहाँ हुई। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ। तो सिंधु नदी आपको पता है ना कि पाकिस्तान में भी जाती है, पता है ना। और ये काबुल उधर ही है, पता है, अपने कंट्री में नहीं है। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। तो ये सब एक मतलब सारे एक क्या बोलते हैं, एक इमेज में हम अभी देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो सब डिवाइड हो गए हैं। तो काबुल जो नदी थी वहाँ पे सुलेमान ये पहाड़ी है, वहाँ के बारे में। फिर वहाँ पे कुछ लोगों के मतलब
क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक चीज़ जो मिले हैं, पुरानी चीज़ें। तो चलिए क्या क्या वहाँ पे मिला है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई थी, तो हम बता देंगे कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ जो है सो इंसान किया था। सबसे पहले कौन सी फसल, तो जौ और गेहूं। ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो गारो वगैरह तो आप बता सकते हैं कि असम साइड में है। ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। हम क्या देखें कि सबसे पहले जो लोग थे वो जौ और गेहूं की खेती किया, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम याद रख सकते हैं कि चावल आया। ठीक है, जिसकी खेती की गई, तो चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चलिए अब यहाँ से नीचे ये रहा इमेज, सबके पास बुक होगा और बुक में चाहे तो आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज आप देख लीजिए। अब यहाँ आइए, मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो अगर आप लोग के पास इमेज होगा तो उस पर देख लीजिएगा। ठीक है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ किसको बोलते हैं, एक मेन नदी होती है और उसमें जो छोटी छोटी नदियों का पानी आके गिरता है उन्हें उसकी सहायक नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि इतना किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा। और ये बात कब की है, 4700 वर्ष पूर्व, जब नदी मतलब जब नदी के किनारे नगर जो है सो बसने लगे थे। ठीक है, तब की ये बात है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो गंगा तथा सहायक नदी जो सोन है, पता होगा ना आपको कि ये नदी कहाँ है, अपने बिहार के दक्षिण वाले पार्ट में है, जैसे पटना है ना वहाँ। ठीक है। चलिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी तथा काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आप समझ गए कि व्यापारी किसी चीज़ के लिए जाते थे, कोई नए स्थान को खोजने जाते थे, धर्मगुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए जाते थे। मतलब कि लोग जो एक जगह पे नहीं ठहरे थे, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते थे और लोगों का अपना आचार विचार जो होता था सो एक दूसरे से जानते थे। ठीक है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों की इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी कुछ लिखा था, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कंट्री किधर क्या है सो दिया हुआ है। ठीक है, आप इमेज में देख के वो आप गेस कर सकते हैं। इतना हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देश का नाम है तो भी देख लेते हैं।
अब हम लोग देश के नाम देखेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द, ठीक है, चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब सिंधु नदी को धीरे धीरे वो लोग हिंदोस बोला, इंडोस बोला, उससे पड़ गया, इसका बगल में ये कंट्री था, इसका नाम इंडिया रख दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो भारत का प्राचीनतम नाम क्या क्या है? तो इंडिया रखा गया, फिर भारत है तो भारतवर्ष भी बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है। फिर फ्रेंड्स इतना रखते हैं, फिर अगला नेक्स्ट लाते हैं इसका पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू।